हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है जीके क्वेश्चन से रिलेटेड, और कई सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं। लगभग टॉप 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड है। और आपको यहाँ पर बताना है हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये बेसिकली जो 4 पीक्स हैं उनके नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और आपको बताना है कौन सी इसमें नेपाल में स्थित नहीं है। तो अगर हम बात करें हिमालय की, तो जो हमारा हिमालय वाला रीजन है वो पूरा यहाँ से उत्तर भारत में स्थित है। और यहाँ पर भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान और चाइना भी इसमें शामिल होते हैं, यानी वहाँ तक ये फैला हुआ है। उत्तर से पूर्व की ओर पूरा हिमालय फैला हुआ है, और इसको कई भागों में बांटा भी गया है, जैसे महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये कई सारे इसके रीजन हैं, और अलग अलग जो हिमालय के पार्ट में अलग अलग पीक्स भी स्थित हैं, और इसको हम इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें 4 पीक्स दी हुई हैं। तो अगर हम बात करें मकालू पीक्स की, तो ये जो मकालू पीक्स है ये हमारी नेपाल में स्थित पीक है। उसके अलावा माउंट एवरेस्ट, जो कि हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, 8,848 मीटर ऊंची ये माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की एक चोटी है, और ये सबसे ऊंची है विश्व में, और ये भी नेपाल में ही स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एसएससी एग्जाम्स में पूछा गया है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें अन्नपूर्णा की, तो अन्नपूर्णा और मकालू ये जो हमारी पीक्स हैं ये स्थित हैं कहाँ पर? ये स्थित हैं हिमालय के ग्रेट हिमालय वाले रीजन में, महान हिमालय वाले रीजन में, जो कि नेपाल में ही आता है। तो ऊपर वाली जो 3 पीक्स हैं ये हमारी नेपाल में स्थित है। तो डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ये नेपाल में स्थित नहीं है। जो कामत पीक है, ये कामत पीक उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में स्थित है। तो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में कामत पीक स्थित है, और ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम कह लें सबसे पहली कौन सी है, तो सबसे पहली यहाँ पर नंदा देवी पीक सबसे ऊंची है उत्तराखंड की, और दूसरी कामत पीक यहाँ पर सबसे ऊंची, सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड, और इसमें आपको बताना है निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी। देखिए, 4 गुरुओं के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। और जब हम बात करते हैं सिख संप्रदाय की, सिख धर्म की, तो वहाँ पर सिख धर्म में 10 गुरु हुए, जिनमें 4 के नाम आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। और अलग अलग गुरु ने अलग अलग यहाँ पर योगदान दिया सिख धर्म को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गुरु नानक देव की, तो गुरु नानक देव के द्वारा ही सिख धर्म की शुरुआत की गई थी, और ये हैं सबसे पहले गुरु, यानी गुरु नानक देव को प्रथम गुरु माना जाता है। तो यहाँ पर 10 गुरु हुए, और 10 गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब, ये एक बुक है जिसको एक सिख धर्म में बहुत ही पवित्र बुक माना जाता है, और इसी को गुरु भी माना जाता है 10 गुरुओं के बाद, गुरु ग्रंथ साहिब को। उसके अलावा गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास और गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर अन्य सिख गुरु हैं। तो जो तरन तारण साहिब की स्थापना की थी वो गुरु अर्जुन देव ने की थी। उसके अलावा बात करें अगर हम गुरु रामदास की, तो गुरु रामदास 4th सिख गुरु थे, और इन्होंने रामसर शहर की स्थापना की थी, जो कि बाद में क्या बना? अमृतसर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी, किन सिख गुरु ने की थी, तो वहाँ पर गुरु रामदास सही आंसर होगा। उसके अलावा बात करें अगर हम गुरु गोविंद सिंह की, तो ये 10वें सिख गुरु हैं, यानी सबसे अंतिम सिख गुरु, और इनके बाद फिर कोई भी सिख गुरु नहीं हुआ, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना गया सिख संप्रदाय में। जैसा कि एक घटना भी अभी हमको रिसेंटली ही देखने को मिली थी, जब अमृतसर में गुरु ग्रंथ साहिब पर यानी उस बुक को क्षति पहुंचाने की कोशिश वहां पर की गई थी। और ये जो गुरु गोविंद सिंह है 10वें गुरु, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। उसके अलावा एक हम लिस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर, जो हमारे सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये 10 सिख गुरु हुए। उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि एक बुक है, इसे यहाँ पर अगला गुरु माना गया।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। फ्लोट महोत्सव में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव में एक है, यानी जो फ्लोट महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मदुरै। तो मदुरै में ये जो फ्लोट महोत्सव है ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, मकड़ी के जाले फिल इन द ब्लैंक्स के बने होते हैं जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर है, यानी जो मकड़ी के जाले होते हैं किससे बने होते हैं, बाल से, ऊन से, रेशा से या रोआं से। तो सही आंसर होगा यहाँ पर रेशा। तो रेशा से बने होते हैं मकड़ी के जो जाले होते हैं, ना इसमें बाल होते हैं, ना इसमें ऊन और ना ही इसमें रोआं। सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है। तो एमएसपी के बारे में आप भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में सुनते रहे होंगे क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक था। किसान आंदोलन इज रिलेटेड टू एमएसपी। तो एमएसपी का फुल फॉर्म आपको वैसे भी रटा ही होगा और ये क्वेश्चन एज इट इज एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा भी गया है कि एमएसपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सप्लाई प्लान, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मॉडल स्टेबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एमएसपी का फुल फॉर्म है। जो किसान बिल लाए गए थे वो भी रिलेटेड थे एमएसपी से ही। और अगर हम बात करें एमएसपी बेसिकली होती क्या है, तो जो एमएसपी है वो होती है किसानों के फसल के मूल्य की गारंटी, यानी इस एक निर्धारित रेट दे दिया जाता है यहाँ पर। जैसे आपको गेहूं बेचना है तो सरकार के द्वारा आपको एक निर्धारित रेट, मान लीजिए हम एक आंकड़ा ले रहे हैं कि 1750 रुपये आपको एक निर्धारित रेट सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया। तो इसी रेट पर जो सरकार है वो किसानों से इस फसल को खरीदती है और बेसिकली ये लगभग हम मान लेते हैं कि ये लगभग जो अनुमानित लागत होती है उसका ये 1.5 गुना होती है, जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा भी होता है। इसीलिए एमएसपी को लेकर ही काफ़ी सारा जो बवाल है वो चल रहा था किसान आंदोलन के दौरान। तो आपको यहाँ पर इसका फुल फॉर्म याद रखना है, एमएसपी मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। तो 4 सिंगर्स के नाम आपको दिए गए हैं और आपको बताना है भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो इसका सही आंसर होगा तन्वी शाह। तन्वी शाह ने ग्रैमी पुरस्कार को यहाँ पर जीता है। और अब बात करें अगर हम ग्रैमी पुरस्कार की, तो ये यूएस बेस्ड एक अवार्ड है जो कि दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है ग्रैमी प्राइज जिसे हम कहते हैं। संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है और इसी को जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है तन्वी शाह। वैसे तो अगर हम रिसेंटली इसके कार्यक्रम की बात करें, यानी जो ग्रैमी पुरस्कार यानी वितरित करने का जो सेरेमनी होती है उसको फ़िलहाल इस साल के लिए तो पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 के लिए। कोविड-19 के कारण इसको इस बार पोस्टपोन किया गया है और तन्वी शाह यहाँ पर सही आंसर होगा जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था। यानी सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, तो ये क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया है कि कहाँ पर आयोजन हुआ, तो कनाडा में हुआ। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो उसका सही आंसर होगा कनाडा। और किस वर्ष किया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ा सा गलत है, 1930 इसका सही आंसर होगा। यानी 1930 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो ऑप्शन है वो मिसप्रिंट हो गए, 1930 यहाँ पर सही आंसर होगा। और बात करें अगर हम राष्ट्रमंडल खेलों की, तो राष्ट्रमंडल खेल क्या है, तो ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है बेसिकली कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में। तो राष्ट्रमंडल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ कहते हैं। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, ये कॉमनवेल्थ कंट्री कौन से होते हैं, तो देखिए जिन कंट्री पर कभी ना कभी ब्रिटिश का अधिकार रहा है, यानी ब्रिटिश के अधीन रहे, बहुत सारे ब्रिटिश की कॉलोनी भी रही हैं जिनको समय समय पर वो आज़ाद होती रही। जैसे भारत की ही हम बात करें तो ये भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था, यानी राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत भी पार्टिसिपेट करता है, इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। तो कॉमनवेल्थ जो कंट्री हैं बेसिकली इसका नाम भी पहले हुआ करता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी इसका पहले नाम हुआ करता था, फिर बाद में इसे बदलकर कॉमनवेल्थ गेम्स इसका नाम रखा गया और सबसे पहले इसका आयोजन 1930 में किया गया था। और अगर हम बात करें सबसे पहला वाला इम्पोर्टेंट होता है और जो आगामी आयोजन होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो 2022 में यानी इसी साल इसका आयोजन किया जाएगा, यानी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा जुलाई से अगस्त के बीच में। कहाँ पर, इंग्लैंड के बर्मिंघम में।
तो ये भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि जो 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल हैं उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बर्मिंघम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है, यानी जय हिंद सेतु कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कोलकाता में। तो कोलकाता में ये एक सेतु बना हुआ है जय हिंद सेतु, तो ये कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल संवहनी ऊतक कौन है, यानी जो पौधों में जल पहुंचाने का कार्य होता है वो किस ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पहले भी हम पढ़ चुके हैं और हमने आपको वहाँ पर एक ट्रिक बताई थी कि पौधों में जल पहुँचाने का काम, तो देखिए जल में जा आता है और इससे आपको ऊतक का नाम याद रखना है जाइलम, यानी जल पहुँचाने का काम जाइलम का होता है, जल जाइलम, यानी जा आपको यहाँ पर याद रखना है। और बात करें अगर हम फ्लोएम की, तो जाइलम फ्लोएम 2 ऊतक होते हैं और जाइलम के द्वारा जल का संवहन किया जाता है और फ्लोएम के द्वारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं पौधे में उसका संवहन किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, सही आंसर होगा जाइलम। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, और इसके लेखक हैं अरुंधति राय। तो अरुंधति राय यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से और टॉप 10 क्वेश्चन से, और हम आपसे कहेंगे कि आप 10 मिनट का जो टाइम है वो डेली निकालें और इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन के साथ साथ हम कई सारे फैक्ट भी आपको बताते हैं। यानी मिनिमम अगर हम मान लें तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं। तो ज़रूर आप इस सेशन को अटेंड करें और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।